करीब 15 मिनट में सर ने इतना कुछ बोल दिया कि मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मैं सर आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले आप पानी पी लीजिए तसल्ली से। सर ने कहा कि बीमार होने की ज़रूरत नहीं है, बीमार बिल्कुल मत होइए, कोशिश करिए कि आप बीमार बिल्कुल ना हो। सर, थोड़ा सीरियसनेस से हटके, अगर बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर्स का खर्चा कैसे चलेगा? डॉक्टर का खर्चा चलाने की जिम्मेवारी आप पर तो नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर का खर्चा कैसा चलेगा? लोग बीमार न हो, स्वस्थ जिए, फिर भी 5-10% तो बीमारियां होने वाली है और उसके लिए डॉक्टर लगेंगे, अस्पताल लगेंगे। ऐसा नहीं कि उनको ताला लगाना है, लेकिन उसकी ज़रूरत कम से कम कैसे हो, ये हमारी दिशा होनी चाहिए। मेडिकल केयर, मेडिकल इंश्योरेंस, हॉस्पिटल बढ़ा के $10,000 पर कैपिटा पर ईयर, ये हमारी दिशा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी आपसे, आप बार बार गढ़चिरौली का जिक्र कर रहे थे। वो अभी भी बहुत गरीब ज़िला है, बहुत बड़ी मात्रा में, संख्या में वहाँ पर आदिवासी रहते हैं। गढ़चिरौली को ही आपने क्यों चुना? आपने अमेरिका से पढ़ाई की, आप देश के किसी दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते थे, लेकिन एक छोटा सा ज़िला आपने चुना, वो भी गढ़चिरौली। आप कहीं और भी जा सकते थे, क्यों? इसके पीछे क्या आपने क्या सोचा था? क्या टारगेट था आपकी लाइफ का? क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं एक ऐसी गरीब ज़िले में जाऊंगा, एक ऐसे छोटे से ज़िले में जाऊंगा जहां मैं लोगों की इस तरीके से मदद करूंगा? कभी आपने अपने लाइफ में ऐसा सोचा? और सोचा तो क्यों सोचा? इसकी एक छोटी सी कहानी है। मेरे पिताजी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। 42 के आंदोलन में जेल गए। जब छूटे तो नई जो भारत सरकार आने वाली थी स्वतंत्र भारत की, उन्होंने सोचा कि इस नौजवान को अमेरिका भेजेंगे। तो भारत सरकार ने पिताजी को अमेरिका भेज के वहाँ पीएचडी करके फिर भारत में आके काम करने के लिए ऐसा प्लान किया जी। वहाँ एडमिशन हो गई, फेलोशिप हो गई, वीसा बन गया। जाने के 7 दिन पहले वो गांधी जी का आशीर्वाद लेने सेवाग्राम में बापू कुटी में गए। गांधी जी नीचे चटाई पे बैठे थे, बैठ के कुछ लिख रहे थे। पिताजी नौजवान थे, 28 साल के थे उस समय। गए, प्रणाम किया। गांधी जी उनको जानते थे, तो उन्होंने कहा, कैसे आए हो प्रोफेसर बंग? तो उन्होंने कहा, बापू मैं अमेरिका जा रहा हूँ अर्थशास्त्र सीखने, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो गांधी जी ने कुछ क्षण पिताजी की ओर देखा और फिर एक ही वाक्य बोले, अर्थशास्त्र सीखना है तो अमेरिका के बजाय भारत के देहातों में जाओ। पिताजी चुपचाप बाहर आए और वहीं बापू कुटे के बाहर ही उन्होंने अपने फेलोशिप और एडमिशन के कागज फाड़ दिए और 1 माह में एक देहात चुनकर, वर्धा जिले का एक देहात चुनकर, वहाँ किसान की तरह जिंदगी जी के अर्थशास्त्र किसान का समझना, ये उन्होंने शुरू किया। मैं और मेरी पत्नी रानी इसके 40 साल बाद जब लौटे अमेरिका से, तब भी कानों में ये शब्द गूंज रहे थे, भारत के देहातों में जाओ। और ये तो महात्मा गांधी का और ये परिवार का प्रभाव है कि पढ़ाई जो कुछ हुई होगी हमारी, उसके बावजूद भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाएं, इसलिए गढ़चिरौली चुना। और सिर्फ गढ़चिरौली नहीं, भारत के सभी गांवों की स्वास्थ्य समस्याएं सुलझानी है, इस दृष्टि से वहाँ काम करना शुरू किया। महात्मा गांधी से इतने प्रेरित क्यों हैं आप? सिर्फ पिताजी की वजह से या कोई और बात है? देखिए, महात्मा गांधी से मैं 2 कारणों से प्रेरित हूँ। एक तो उन्होंने जो विचार रखे हैं, और उनके विचार अगर पढ़ने हैं, चूँकि आज कई लोग शायद जानते भी नहीं होंगे, लेकिन गांधी पर गांधी से बेहतर किसी ने नहीं लिखा है। तो इसलिए गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, दूसरी उनकी किताब हिंद स्वराज, और तीसरी एक छोटी सी किताब है मंगल प्रभात। अभी ये जाते जाते सिर्फ जिक्र कर दिया, लेकिन गांधी विचार को अगर हम समझें तो ध्यान में आएगा कि विश्व की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं,
आज विश्व की सबसे बड़ी समस्याएं जो 21वीं सदी में हैं, वो एक तो है क्लाइमेट क्राइसिस, हम सभी जानते हैं। दूसरा है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अतिरेक से जो भयानक विषमता पैदा हुई है, वो दूसरी समस्या है। और तीसरी समस्या है कि दुनिया में हर जगह 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 मैं और पराया, इस ढंग की दीवारें खड़ी हो रही हैं। भारत में वो हिंदू मुसलमान के नाम से होंगी, भारत में वो जाति के नाम से होंगी, मैती और कुकी के बीच में होंगी, या विदेशों में भी ट्रम्प साहब ने अभी अभी लॉस एंजल्स में जो इमिग्रेंट आए हैं उनके लिए। तो ये तीन सबसे बड़ी समस्याएं दुनिया में है। क्लाइमेट क्राइसिस जो अति उपभोग के कारण हम ह्यूमन बीइंग, हम इंसानों ने खुद ही पैदा की हुई समस्या है। अति पूंजीवाद और वंश, धर्म और जाति के आधार पे एक दूसरे का द्वेष। गांधी की खासियत ऐसी है कि इन तीनों समस्याओं का उत्तर गांधी का विचार देता है। इसलिए मैं मानता हूं कि 21वीं सदी के लिए दुनिया के लिए जो वैचारिक आधार होगा, वो वैश्विक आधार गांधी से आएगा। लेकिन गांधी की और एक खासियत है। वो खासियत यह है कि गांधी सिर्फ विचार नहीं है, गांधी आचार भी है। मैंने अभी जो जिक्र किया था कि पिताजी गांधी जी के पास गए और भारत के देहातों में रहने लगे। मैंने बड़ा होने के बाद में अपने पिताजी को पूछा कि बूढ़े की जादू क्या थी। आपको गांधी जी ने सिर्फ एक वाक्य कहा और आपके जीवन की दिशा बदल गई। तो व्हाट वाज द मैजिक ऑफ द ओल्ड मैन, ये मैंने उनको सवाल पूछा। पिताजी ने मुझे ऐसे कहा कि जब बापू ने कहा कि भारत के देहातों में जाओ, तब अगर वो वॉइसराय या राष्ट्रपति भवन में बैठे होते तो मैं उनके नज़रअंदाज करता और अमेरिका चला जाता। लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा भारत के देहातों में जाओ, तब वो खुद वो सेवाग्राम नाम के देहात में जाके रहे थे। एक कुटिया बना के किसान की कुटिया में रहते थे और बांस की चटाई पे बैठ के लेटते थे। ऐसी हालत में जो उन्होंने शब्द मुझे कहा वो मंत्र बन गए। तो गांधी की ताकत इसमें थी कि जो वो बोलते थे वो जीते थे। अब वैसे ही होना चाहिए हर एक को, लेकिन हम जानते हैं कि हम वैसे नहीं हैं। हम बोलते एक हैं, जीते अलग हैं। गांधी अद्भुत आदमी था कि जैसा बोलता था वैसे जीता था। तो मैं इन दो कारणों से गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। सर, आप बार बार इस ओर इशारा करते हैं कि गाँव में ख़ास तौर से स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से मुहैया होनी चाहिए, लेकिन अभी भी उसकी कमी कई जगहों पर देखने को मिलती है। अभी भी कई लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने नहीं जाते। जो संपन्न हैं वो तो प्राइवेट में जाते हैं, लेकिन जिनके पास शायद थोड़ा बहुत ही पैसा है वो भी नहीं जाते सरकारी अस्पतालों में। वो सोचते हैं प्राइवेट अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज हो जाता है, सरकारी की जो सुविधा है वो ख़राब है। ये जो एक गैप बन गया है चिकित्सा का, हेल्थ का, हॉस्पिटल्स का गैप, ये लगता है आपको कि इसको कम होना चाहिए या लोगों में एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लेकर? नहीं, पहले तो मैं चाहूँगा कि लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े लेकिन फिर भी पड़ने वाली है, इसलिए अस्पताल होने चाहिए। आपको एक किस्सा बताता हूँ। गढ़चिले के आदिवासियों को हमने ये पूछा कि आदिवासी लोग हॉस्पिटल जाते नहीं हैं, डॉक्टरों के पास जाते नहीं हैं, क्यों नहीं जाते हो? तो उन्होंने हमको जो कारण बताया उसमें से एक कारण था कि हम जब शहर जाते हैं, अस्पतालों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, हम उसमें खो जाते हैं तो हमको डर लगता है। दूसरा कारण उन्होंने ये कहा कि ये अस्पताल में डॉक्टर और नर्सेज जो है वो सफ़ेद कपड़े में लपेट के घूमते हैं। तो हमने कहा उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ा, एप्रन पहनते हैं, तो उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ा भाई? तो उन्होंने कहा हम तो मुर्दे को सफ़ेद कपड़े में लपेटते हैं, ये तो पहले से ही सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए हैं, ये क्या ज़िंदगी बचाएंगे? तीसरा कारण उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे पेशेंट को एडमिट करते हैं, रिश्तेदार को कहते हैं भागो, तो रिश्तेदारों के खिलाफ बजाय मरीज कैसे रहेगा? और चौथा कारण उन्होंने कहा डॉक्टर, वो हम मुझे ही बता रहे हैं, लेकिन सोचिए, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर, इन अस्पतालों में डॉक्टर खुद को भगवान समझते हैं।
वो थोड़ी ना भगवान है। इन अस्पतालों में भगवान नहीं है और डॉक्टर भगवान बनकर घूमते हैं, इसलिए हम हॉस्पिटल में जाते नहीं हैं। तो ये आदिवासी के 4 कारण थे कि क्यों वो हॉस्पिटल में जाने को घबराता है। इसलिए हमने जब वहाँ आदिवासियों के लिए अस्पताल बनाया तो शायद भारत का पहला अस्पताल था जो झोपड़ियों का हॉस्पिटल था। वो हमने झोपड़ियों का एक गांव बसा दिया और जिसमें गांव-गांव के आदिवासियों ने आके अपने गांव के लिए झोपड़ी बनाई कि उनके गांव के मरीज जब आएंगे तो उस झोपड़ी में रहेंगे। और उसके दरवाजे पर हमने आदिवासी की जो देवी होती है, सबसे बड़ी देवी दंतेश्वरी, उसका मंदिर बना दिया। तो लोग नहीं जाते हैं क्योंकि लोगों की भावनाएं, सांस्कृतिक अपेक्षाएं अलग हैं। शायद अस्पताल में हम लोगों का, डॉक्टर लोगों का जो बर्ताव होता है, हॉस्पिटल स्टाफ का बर्ताव जो होता है, वो विश्वास पैदा नहीं करता है। और सबसे बड़ा डर तो लोगों के मन में उसकी कीमत का होता है कि आखिर में जो बिल आएगा उसका क्या करूँगा। तो जब तक ये तीनों समस्याएं हम नहीं सुलझाते हैं, लोग हॉस्पिटल में जाकर वहाँ से मेडिकल केयर लेने की हिम्मत नहीं करेंगे या कम करेंगे। बिल्कुल वक्त का इशारा हो गया है सर, लेकिन मैं चाहूँगी कि इस वक्त जाते जाते आप एक मैसेज हर वर्ग के, हर एज ग्रुप के लोगों को दें कि स्वस्थ कैसे रहना है और जो पैसा है और समय है उसका सदुपयोग कैसे करना है। आपके 2 सवाल हैं, मैं दोनों का जवाब बिल्कुल बहुत संक्षेप में देने की कोशिश करूँगा। स्वस्थ कैसे रहना है, इसके बारे में मुझे एक पश्चाताप की स्वीकृति आप सबके सामने करनी है कि मैं डॉक्टर हूँ, एमडी हूँ, और फिर भी मुझे 39 साल की उम्र में पहला हार्ट अटैक आया। गढ़चिरौली के जंगल में होते हुए आया और एंजियोप्लास्टी करते समय मेरी कोरोनरी आर्टरी फट गई। तो आंखों से खुद देख रहा था कि कोरोनरी आर्टरी फट गई है स्क्रीन पे, अब नहीं बचूंगा। बच तो गया, लेकिन अपने सेहत को पूरी तरह से निगलेक्ट करना, ये खुद मैंने किया था। उसके बाद 5 साल में इसी खोज में था कि मौत से कैसे बचूं और इस बीमारी से कैसे मुक्त हूं। तो हृदय रोग से मुक्ति नाम की मैंने एक किताब लिखी है जो राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित की है। मराठी में ये किताब पिछले 25 सालों से बेस्ट सेलर है, इसकी 25 एडिशन निकली है। लेकिन अब चूंकि स्वस्थ कैसे रहें ये विस्तार से बताना मुश्किल है, इसलिए मैंने जिक्र किया कि हृदय रोग से मुक्ति नाम की मेरी एक किताब है जो मेरी ही गलतियों का एडमिशन है और उसमें से बाहर कैसे आएँ इसका रास्ता, तरीका उसमें बताया है। दूसरा, आपने कहा कि अपने जीवन का उपयोग कैसे करें, खासकर युवाओं के लिए ये बहुत रिलेवेंट हो जाता है। मेरे अपने अनुभव में देखिए, जिंदगी एक ही बार मिलती है, हर एक को जिंदगी एक ही बार मिली है, यहाँ वंस मोर नहीं है। इतनी जो अमूल्य चीज है कि जिसको आपको एक ही बार मिली है या मिली है, उसको सिर्फ पैसा कमाने के लिए बर्बाद मत करिए। इट्स अ स्टूपिड बार्गेन। पैसा तो दुनिया में करोड़ों अरबों ट्रिलियंस पड़ा है, जिंदगी तो आपके पास एक ही है। सौदा क्या होगा? एक जिंदगी दे के मैं 1000 रुपए या लाख रुपया लूं तो मैं तो बेवकूफ ही बना। तो अपनी जिंदगी का सौदा बेवकूफ सौदा मत करिए। जिंदगी एक ही बार मिली है, उसको ऐसा जिए कि वो अर्थपूर्ण हो जाए। सो अर्थ प्राप्ति के लिए मत जिए, अर्थपूर्ण जिए। बस इतना ही मैं सुझाऊंगा नए पीढ़ी को। थैंक यू सो मच सर, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। मैं चाहूँगी कि आप सभी इस सेशन के समाप्ति के बाद, यानी अभी और अगले सेशन की शुरुआत से पहले ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि माहौल थोड़ा और अच्छा बन जाए। हम एक मोमेंट लेंगे सर का आभार व्यक्त करने के लिए। सर, we'll take one moment of your time. I request you to please stay back. Can I humbly invite on stage Mr. Uday Sinha from Amar Ujala to please join us and present a humble gesture of gratitude to Sir for giving us his valuable time today. And let's give it up, ladies and gentlemen, for our moderator for this wonderful session, Pallavi Kashyap, for conducting this session so well. Thank you so much, sir, for your valuable time and your inputs in this session.